ओके सो नाउ गाइस आज हम लोग इस तरीके से समझेंगे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, आप लोग बोले थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को चाहिए, तो मैंने पीटी के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आज पहली बार थ्रू दिस मेथड। सो कुछ प्रॉब्लम हो भी सकती हैं बट आपको सपोर्ट करना है और जो वीडियो है उसको शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। राइट, सो हम लोग देखते हैं इसको। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोग के लिए लिए हुए हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा। और सबसे पहले जैसे कि पूछ सकता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा या स्टैटिस डिफाइन करो, और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है ना। फिर इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, कॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस हो गई, ठीक है, और स्कोप, इंपॉर्टेंस, रोल, ये सारी चीजें जो है वो आपसे पूछता है। तो हम लोग आज वही सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे आपके इस वीडियो में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है, ओके सो सबसे पहले आता है कि मीनिंग क्या होती है। ठीक है, अगर आप स्टैटिस्टिक को समझे तो हम इसको प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में, दो सेंस में इसके डेफिनेशंस को या मीनिंग को लिख सकते हैं। तो अगर हम इसके प्लूरल सेंस में समझे तो ये क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल डेटा। बेसिकली जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि क्या सारे न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स होते हैं। लाइक मैंने बोल दिया मेरे पास 10 रुपीज है, सो क्या ये स्टैटिस्टिकल डेटा है या किस तरीके का डेटा। बट ये चीज कंफर्म है कि न्यूमेरिकल जो फिगर्स होती है उन्हें हम स्टैटिस्टिक्स में मतलब कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हम समझ रहे थे कि इन प्लूरल सेंस अगर हम कहें तो स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स या डेटा कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस। मतलब जो भी न्यूमेरिकल डेटा या फैक्ट्स होता है जो हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि प्लूरल सेंस इसका क्या बताता है कि ये न्यूमेरिकल फैक्ट या उससे क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। सो नाउ गाइस हम सिंगुलर सेंस में भी इसका मीनिंग जो है वो समझेंगे। सो स्टैटिस्टिक का सिंगुलर सेंस में मतलब क्या होता है कि बात करता है मेथड और टेक्निक की। मतलब जो भी हमें पता है कि स्टैटिस्टिक प्लूरल सेंस बताता है कि जो डेटा है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स है। ठीक है, लेकिन वही न्यूमेरिकल डेटा के लिए कौन सा मेथड या टेक्निक हम यूज करते हैं उसके कलेक्शन के लिए, उसके क्लासिफिकेशन के लिए। मतलब डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, फिर डेटा को जो बहुत सारी फॉर्म में उसको कैसे क्लासीफाई किया। ठीक है, लाइक पॉपुलेशन से रिलेटेड हमने डेटा जो है वो कलेक्ट किया। अब पॉपुलेशन से रिलेटेड उसको क्लासीफाई किया मेल में, फीमेल में, चिल्ड्रंस में, है ना। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। फिर उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उससे हम एनालाइज कर पा रहे हैं, क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं उसी न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर का, उसे हम कहते हैं इन सिंगुलर सेंस। ठीक है, तो उसे हम स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस को कंबाइन करके यहाँ पे हम देख रहे हैं एक मीनिंग जो है हमें फॉर्म करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। अब इसको कैसे हम फ्रेम आउट करेंगे। So we conclude that statistics mean collection, classification, presentation, analysis and interpretation. ये किसकी डेफिनेशन है, सिंगुलर सेंस वाली की, ऑफ न्यूमेरिकल डेटा और फिगर। न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर क्यों, जो कि हमें प्लूरल सेंस बताता है कि डेटा न्यूमेरिकल होगा फॉर अ डेफिनेट पर्पस या डिजायर पर्पस, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए हम करना चाहते हैं उसके लिए करते हैं। ठीक है, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके सो ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया गाइस कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स को हम वहां पे डिफाइन करके आएंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में इसको डिफाइन करना है, और कंबाइंड डेफिनेशन आप ये लिख के आएंगे कि स्टैटिस्टिक मतलब होता है डेटा का कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा और फैक्ट्स फॉर अ डिजायर्ड पर्पस। ठीक है, सो ये हमने क्लियर किया यहाँ पे मीनिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके सो गाइस यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमें समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में वो क्या है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आता है स्टैटिस्टिक्स तो आप यही लिख के आओगे। प्लूरल सेंस सिंगुलर सेंस का वो कोई सीन इतना नहीं है यहाँ पे, थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया गया इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। मतलब मैंने बोला था ना कि स्टैटिस्टिक डेटा मतलब तो होता है न्यूमेरिकल डेटा होगा, मतलब डेटा जो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर पाए। तो क्या एक सिंगल नंबर जो है वो स्टैटिस्टिक कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बोल दिया हैव वन एप्पल, तो क्या ये स्टैटिस्टिकल डेटा है या नहीं, क्योंकि हमारे प्लूरल्स जो हमारे सिंगुलर डेफिनेशन होते हैं कह रही है जो भी डेटा है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, है ना। बट यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है जिससे हम इसको समझ पाएंगे। ये बोल रहा है कि वी डू नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम सिंगल नंबर। हम सिंगल नंबर से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। आई हैव वन एप्पल, बट मतलब क्या,
किस चीज से इससे क्या हम फर्दर इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। एक एप्पल है ठीक है, बट क्या हमें इससे फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे की चीजें क्या है। तो हम सिर्फ एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट से ही क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, किससे निकालते हैं, एग्रीगेट, मतलब जहां पे सम टोटल होता है, बहुत सारी डेटा जो अलग अलग फॉर्म में दी हो बुक से। अब देखो एग्जांपल समझे यहाँ पे, इट इज स्टेटेड दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, मतलब हमारे कॉलेज में 1000 बच्चे हैं। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इससे क्या हम निकाल रहे हैं, इससे हमें कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं क्लियर हो रहा है। मतलब ठीक है 1000 है, बट क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कोई इससे क्या हम कुछ फर्दर इनोवेशन या कुछ यूज कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टेट कर दें कि 300 स्टूडेंट आर्ट्स में है, 400 स्टूडेंट कॉमर्स में है, 300 साइंस में है, तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है। जब हम इसको अलग अलग स्पेसिफिकेशन में डिवाइड कर देते हैं कि 300 आर्ट्स में है, 400 कॉमर्स में है, 300 साइंस में, अब हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए और जिससे हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा, आर्ट में 300, इसका मतलब कि आर्ट और ये जो हमारे साइंस में है बच्चे, वो क्या है, इक्वल है। या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कॉमर्स में बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब बच्चे कॉमर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये साइंस में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अब इस फिगर से बहुत सारे कंक्लूजन निकाल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होता है स्टैटिस्टिक, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा चीजों से क्या कर पाओ, कंक्लूजन निकल पाओ। इट मेक स्टैटिस्टिकल सेंस एज द डेटा कन्वे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। अब हम इसको फर्दर यूज भी कर पाएंगे अपने फायदे के लिए, है ना। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट से हम मतलब क्या है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, डेट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। ये तो क्लियर है, हमने डेफिनेशन में बोला था कि डेटा जो है वो हमें नंबर में एक्सप्रेस कर पाए, मतलब एक्सप्रेस ये नंबर क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, जैसे कि स्मॉल हो गया, बिग हो गया, रिच होगा, पुअर होगा, ये सब स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स मतलब जो हम उसको नंबर में एक्सप्रेस कर पाए, जैसे कि सीता टॉल है, राम शॉर्ट है, तो इससे हमें कोई सेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन हम यही कहें कि सीता 4 फीट टॉल है और राम 5 फीट टॉल है। अब हमने यहाँ पे डेटा को क्या कर लिया, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया। अब हम इसे स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक टर्म क्या है कि ये न्यूमेरिकली क्या होता है, एक्सप्रेस्ड होता है। ओके, ये वाला एक याद रखेंगे। देन रीजनेबल एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया स्टैटिस्टिकल, वो रिलायबल हो, है ना। एक्यूरेसी हो मतलब आप उस पर बिलीव कर पाओ, ऐसा नहीं कि डेटा आपने कुछ भी उठा के कलेक्ट कर लिया, उससे फिर जो कंक्लूजन निकालोगे वो गलत ही निकलेगा, है ना। एक्यूरेट होना चाहिए उसमें, मतलब कि कोई भी होता नहीं है कि कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी डिपेंड किस पे करती है कि आपने इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या रखा, वो पर्पस पता होना चाहिए, क्या पर्पस है। ऐसा पर्पस मत लेना जो अचीवेबल ही ना हो, फिर तो आपने एक इमेजिनेशन डेटा बनाया होगा, है ना, उसकी फिगर भी इमेजिनरी होगी। साइज से फर्क पड़ता है यहाँ पे, और अवेलेबल रिसोर्सेज से, अगर ज्यादा साइज ले लोगे, लाइक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपने सोची कंसिडर करने को, तो उतना एक्यूरेट डेटा आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक एक पर्सन से पूछना इतना पॉसिबल नहीं होता। प्री डिटरमाइंड पर्पस मतलब जो भी आप स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हो किसी ऑब्जेक्टिव को लेके कलेक्ट करते हो, ऐसे ही नहीं कि गए और कलेक्ट करने लगे डेटा और फिर सोचोगे कि अब इससे मैं क्या इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो आपको पहले से ही पता होता है कि ये डेटा क्यों कलेक्ट करा जा रहा है। गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है तो उसे पता होता है ये वो कलेक्ट करिए ताकि वो पॉपुलेशन बता पाए, या जो भी इनकम है, नेशनल इनकम है, वो हम कैलकुलेट कर पाए। तो पर्पस के लिए ही हम करते हैं। अगर पर्पस के लिए नहीं करते तो वो एकमात्र बस फिगर रह जाएंगे न्यूमेरिकल, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो एक स्टैटिस्टिक्स कहलाने के लिए भी बहुत सारी चीजें की जरूरत होती है कि वो एग्रीगेट हो, मतलब नंबर ऑफ फैक्ट्स को कंसिडर करे। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर आप लिख सकते हो वो लिखोगे कि ये बहुत सारे फैक्टर से क्या होता है, इफेक्ट होता है। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक सिंगल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता है, बट बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि कोई कमोडिटी की डिमांड है, अब वो जो डिमांड है ना, वो बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होती है। जैसे कि प्राइस, कितना प्राइस उस कमोडिटी का, ज्यादा प्राइस होगा तो डिमांड कम होगी, कम होगा तो ज्यादा लोग डिमांड करेंगे। कस्टमर की इनकम क्या है, ज्यादा होगी तो ज्यादा डिमांड करेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर उसके अकॉर्डिंग है तो करेगा, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर एक चीज को इफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि डिमांड जो है बस एक ही चीज से ही इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम स्टैटिस्टिक्स, जैसे अगर हमने स्टैटिस्टिक निकाला है, जो भी फिगर कलेक्ट किए कस्टमर की डिमांड की, तो जब भी हम एनालिसिस करेंगे या इंटरप्रिटेशन निकाल रहे होंगे तो हम ये दिमाग में रखेंगे कि इस चीज से जो इफेक्ट है सिर्फ इसी वजह से नहीं आ सकता, और भी चीजें हैं जो उसको इफेक्ट करेंगी। ठीक है, फिर एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। देखो स्टैटिस्टिक को कलेक्ट करने का तरीका होता है, ऐसा ही नहीं है कि आप बस गए और डेटा
कलेक्ट कर लिया, पहले तो आपको एक पर्पस पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो। फिर उसको प्लान बनाना होगा कि आप कैसे कलेक्ट कर रहे हो। बहुत सारे डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा होते हैं, उनके अलग अलग मेथड होते हैं। आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो और क्यों यूज करना चाहते हो, उसकी वजह से आपका रिजल्ट क्या आएगा वो भी इफेक्ट होता है। कोई भी डेटा अगर आपने उल्टा सीधा कलेक्ट कर लिया ना, उससे कोई आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। फॉर इंस्टेंट डेटा रिगार्डिंग द मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज विदाउट एनी रेफरेंस टू क्लास सब्जेक्ट एग्जामिनेशन और मैक्सिमम मार्क विल लीड टू नो कंक्लूजन। मान लो कि आपने कोई डेटा कलेक्ट कर लिया स्कूल के कॉलेज का, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स का, और आपने ना उनकी क्लास लिखी, सिर्फ मार्क्स लिख लिए, ना क्लास लिखी, ना सेक्शन लिखा, ना कौन से एग्जाम में नंबर आए हैं, तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे? कोई कंक्लूजन आप नहीं निकाल पाओगे सही से। तो सिस्टमैटिक मैनर से कलेक्ट होता है, ये भी एक उसका फीचर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये वाला टॉपिक क्लियर कर लिया आपका, जिसमें जो पहला क्वेश्चन था कि क्या आपका मीनिंग होता है और क्या आपके इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम कुछ और चीजें देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं और आई भी हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस, रोल ऑफ फंक्शन, एडवांटेज, मेरिट, स्टैटिस्टिक्स। मतलब यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम इंपॉर्टेंस में क्या लिखना है, रोल्स में, फंक्शन में। अगर इसमें से कुछ भी आ जाना, आप ये पॉइंट लिख के आना कि इंपॉर्टेंस, रोल, फंक्शन, एडवांटेज और अगर मेरिट पूछे स्टैटिस्टिक्स का, तो यही सारे पॉइंट्स लिख के आने, क्योंकि वही होती है चीजें, बस एक एक्सप्रेस करने का तरीका आप अलग रख सकते हो। जैसे कि इंपॉर्टेंस है तो लिख दिया इंपॉर्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट। रोल है तो लिख दो कि गवर्नमेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट, इस तरीके से आप रोल लिख सकते हो। फंक्शंस है तो उसको इस तरह फ्रेम आउट करो कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स गवर्नमेंट, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अब देखो इंपॉर्टेंस में क्या क्या है कि इंपॉर्टेंस क्या है, स्टैटिस्टिक है कि स्टैटिस्टिक्स को हमारी गवर्नमेंट यूज करती है। इन मॉडर्न एरा द रोल ऑफ स्टेट हैज इंक्रीज एंड वेरियस गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, देयरफॉर दोस गवर्नमेंट रिक्वायर मच ग्रेटर इन्फॉर्मेशन इन ऑफ न्यूमेरिकल। देखो गवर्नमेंट जो है ना, उसको अपने लोगों के वेलफेयर के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। अभी वो पता लगा है कि आपको भी पता है कि वोटिंग होती है, तब भी हम लोग पता लगाते हैं गवर्नमेंट की कहाँ से कितने वोट्स आ रहे हैं, है ना, या कितने वोट्स आए हैं। उस तरीके से वो अपने फायदे के लिए भी कर रही होती है। या अगर लोगों का वेलफेयर करना है तो फिर वो पता लगाती है कि किस तरीके से लोगों की इनकम है, क्या कोई प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहे हैं, उस तरीके से फिगर निकलवाती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेती है कि क्या हम लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं, सब्सिडीज दे सकते हैं, और जो भी ये चीजें हैं। स्टैटिस्टिक जो है वो गवर्नमेंट अपने प्लान और पॉलिसीज बनाने के लिए यूज करती है। 5 ईयर प्लान जो भी गवर्नमेंट बनाती है वो इन्हीं डेटा को यूज करके बनाती है। ह्यूमन बिहेवियर में क्या इंपॉर्टेंस है कि स्टैटिस्टिक जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी है उनमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि समझो, व्हेन अ लेमैन विशेस टू परचेज सम आर्टिकल, he first inquires about its price at different shop in the market. In other words, he collect data about the price. ये देखो इसमें क्या है, हम ही लोगों से रिलेटेड कि हमारे बिहेवियर को भी स्टैटिस्टिक क्या करती है, गाइड करती है। सपोज करो हम मार्केट में गए, हमें कोई भी सामान खरीदनी है, तो हम लोग किसी भी शॉप से खरीदने से पहले हम उसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि ये मार्केट में कितने रुपए की आ रही होगी, या अलग अलग शॉप में हम पूछ आते हैं। उसके बाद जो हमने डेटा कलेक्ट किया ना, अलग अलग शॉप में मान लो कहीं 5 रुपए की मिल रही है वही चीज, कहीं आपको 10 रुपए की मिल रही है, हम उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कहाँ से मिल रही है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, बेसिकली डेटा को कलेक्ट किया, फिर कंपेयर किया, है ना, तो हम एक नतीजे पे आए। तो यहाँ पे भी हमें जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहीं ना कहीं गाइड कर रही है। ठीक है, हमने एक एवरेज निकाल लिया एक प्राइस का, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हाँ इसी रेंज में जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है, यहाँ 5, 10, 15, तो रेंज जो है वो हमारी 5 से 15 के बीच में लाई कर रही है। तो ये भी हमारा स्टैटिस्टिक्स हमें हमारी भी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, या फिर कह लो डिमांड है हमारी उसको भी इम्पैक्ट करती है। तो उस वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स को हम यूज कर सकते हैं, है ना। ह्यूमन बिहेवियर में स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्ट। अब टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्ट इज द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। मतलब स्टैटिस्टिक जो है वो दो या दो से ज्यादा चीजों पे रिलेशनशिप भी बनाती है। लाइक डिमांड और सप्लाई है, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड कितनी बढ़ रही है या सप्लाई कैसे घट रही है, इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल डेटा जो कलेक्ट करेंगे फिर जो प्रेजेंट करेंगे तो हम एनालाइज कर पाएंगे कि देखो सप्लाई बढ़ी इसीलिए फिर हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ गई, या सप्लाई हमारी कम हो गई तो डिमांड लोगों ने इसलिए कम करी क्योंकि प्राइस जो है फिर वो बढ़ गए, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, प्राइस एंड वेजेस हो गया। अगर लोगों को वेज प्राइस अगर चीजें बढ़ गए प्रोडक्ट के, तो ऑब्वियस है लोगों को
दिक्कत होगी उसी वेज में उसे लेने में, या अगर वेजेस भी बढ़ गई तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी, फिर प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से चीजें आपको याद होनी चाहिए कि दो या दो से ज्यादा फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने में हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? हमने डेटा कलेक्ट किया, उसके बेसिस पे हम एनालाइज कर लेते हैं उसी डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाइज द डेटा। डेटा को क्या करता है? ये सिंप्लीफाई करता है। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में डेटा हमने कुछ भी आंकड़े जो है वो कलेक्ट कर लिए, लेकिन जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से, तो हम अपने डेटा को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नॉट ओनली डज स्टैटिस प्रेजेंट करता है फैक्ट को इन डिफरेंट फॉर्म, बट ऑल्सो कंटेन्स द मास ऑफ डेटा इनटू फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। लाइक बहुत सारा डेटा जब हमने उसको कलेक्ट किया, उसको अगर हम ड्रामेटिकली प्रेजेंट कर लें या ग्राफ से प्रेजेंट कर लें या उसको क्लासीफाई कर लें, तो हम डेटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, है ना। तो ये डेटा को क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है। जो भी स्टैटिस्टिक्स के हमारे टूल्स है, मैथड है, जो हमने डिस्कस किया उसकी डेफिनेशन में, वो सारी चीजें। देन स्टैटिस्टिक्स हमें कंपैरिजन में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि मानो द एसेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स नॉट ओनली काउंटिंग बट ऑल्सो कंपैरिजन। द फंक्शन ऑफ कंपैरिजन ऑल्सो हेल्प इन शोइंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल द परसेंट पास परसेंटेज एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ अ कॉलेज में बी अप्रिशिएटेड बेटर व्हेन इट इज कंपेयर विद द रिजल्ट ऑफ अदर कॉलेज। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना, वो डेटा को हमारे कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। लाइक हमने मान लो डेटा दो कॉलेज का कलेक्ट किया, एक स्कूल का कलेक्ट किया, दूसरे स्कूल का कलेक्ट किया। अब हम इस डेटा को एनालाइज करके दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है हमारा, है ना। पास परसेंटेज अगर इस स्कूल के ज़्यादा कहेंगे कि ये वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं उसी फिगर को यूज़ करके। पॉलिसीज को फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है वो डेटा कलेक्ट करती है अलग अलग चीज़ों से, तो उसके बिहाफ पे पॉलिसीज जो है वो बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। सो ये सब चीज़ें होंगी ईजी। बिजनेस में भी इंपॉर्टेंस है। अब ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है तो बिजनेस भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करता होगा, है ना, ये तो है ही बात। तो जितनी भी हमारे बिजनेस हैं, ठीक है, चाहे वो स्मॉल हो, बड़े हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ये सब स्टैटिस्टिक यूज़ करती हैं। ये सब अपने डेटा को न्यूमेरिकल फिगर वगैरह जो है वो कलेक्ट करती हैं, उसके बेसिस पे फिर डिसीजन लेती हैं, प्लान्स बनाती हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कहाँ कहाँ कितनी है, फिर उसको कलेक्ट किया उस फिगर्स को, फिर उसके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया ये हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है या कॉस्ट कैसी आ रही है, उससे रिलेटेड आंकड़े इकट्ठा किए और फिर डिसीजन लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंस हमारा क्या है यहाँ पे। सो नाउ हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझेंगे। स्कोप जो है वो बेसिकली होता है कि स्टैटिस्टिक्स आपकी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। पीछे कुछ नीचे का कट रहा था, उसकी चिंता मत करना, जो मैं आपको पीपीटी दे दूंगी उससे आप रीड कर लेना क्या लिखा है, एक्सप्लेन मैंने करा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करती है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट, पीछे हमको जो रोल्स पढ़े हैं, एडवांटेज मेरिट जो भी मैंने बताया आप लोग को, एक ही चीज़ लिखनी है आपको उसमें। तो देखो वहाँ पे भी हमने यही कहा था कि हेल्प्स गवर्नमेंट, और यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट में वही चीज़ें लिखी हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी कंट्री हो, वो बिगेस्ट कलेक्टर और यूजर होती है स्टैटिस्टिकल डेटा, क्योंकि उसको कोई भी पॉलिसी बनाना है, प्लान बनाना है, तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। उसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेती है। 5 ईयर प्लान्स बनाना है तो उसके रिगार्डिंग डेटा जो है वो कलेक्ट करना, फिर डिसीजन लेना। बिजनेस एंड स्टैटिस्टिक्स में बताया था हेल्प बिजनेस, वही चीज़ है कि बिजनेस भी जो है वो स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करती है। बिजनेस को कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, ठीक है, डिसीजन लेना है, वो किसके बेसिस पे लेगी? स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे लेगी। जो भी कॉस्ट है, डिमांड है, प्राइस है, सेल्स, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगी न्यूमेरिकल, फिर उसको कंपेयर करेगी और फाइंड आउट करेगी कि क्या चल रहा है, और अगर डिमांड कम है तो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट प्रोडक्ट की हमारी देख रहे हैं हम कंपेयर करके इस साल के उस साल से कि ज़्यादा आ रही है, तो क्या रीज़न है, वो सब फाइंड करना और फिर डिसीजन लेना है। किसके बेसिस पे हो रहे हैं? इन स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल फिगर के बेस पे हो रहा है। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स देखो बहुत ही इंटर रिलेटेड चीज़ें भी हैं कि न्यूमेरिक जो इकोनॉमिक्स होती है वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करती है। जैसे कि हमारा प्रोडक्शन है, कंजम्पशन से रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट से, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कितना अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में और रीज़न क्या है, किस तरीके का है ना, वो का पता चलेगा जब उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करोगे, है ना, उस तरीके से। तो उसमें भी आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसको कंपेयर करते हो, एनालाइज करते हो, तो बिना उसके आप इकोनॉमिक पॉलिसी भी नहीं फ्रेम आउट कर सकते हो। तो डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, स्टैटिस्टिक्स उसमें हेल्प करती है हमारी। एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। देखो टीचर जो होते हैं वो आपके भी है, आपका पेपर होगा तो आपके जितने भी क्लास के बच्चे हैं सबके नंबर कलेक्ट करेगी, फिर उनको एक लिस्ट में एक्सेल में डालेगी, फिर कंपेयर करेगी, एवरेज निकालेगी और देखेगी कौन टॉप कर रहा है, किसके बिलो एवरेज है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या आपको अपनी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें भी कैसे
पता लगती है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, उनके टूल्स के थ्रू पता लगती है। ठीक है, तो ये कुछ स्कोप थे यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, ये कुछ स्कोप है कि हेल्प इन फोरकास्टिंग, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारी फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। गवर्नमेंट जो भी है प्लान लेती है वो फोरकास्टिंग के बेसिस पे लेती है, मतलब हम फोरकास्ट करते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, है ना। बिजनेस फोरकास्ट करती है, कैसे फोरकास्ट करेगी, जब आप डेटा कलेक्ट करोगे, आंकड़े लाओगे, फिर उसके बेसिस पे आप फोरकास्टिंग करोगे। लाइक आपने कस्टमर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर लिया कि हमारे कस्टमर कितने हैं, कितनी डिमांड वो करते हैं, अब उससे रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट करने के बाद एनालाइज कर रहे हो कि हमारे आगे की डिमांड इतनी हो सकती है, तो हमें गुड्स का इतना प्रोडक्शन करना चाहिए, या इतनी कम क्यों जा रही है, हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सारी बिजनेस को हेल्प करता है उस तरीके से फोरकास्ट करने में। गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि 5 ईयर प्लान बनाने हैं तो डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम योजना बनाएंगे कि 5 साल तक की कैसे वर्क करेगी, कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन सब चीज़ों में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी में हेल्प करती है। बैंक है उसको डे टू डे लोन कितना प्रोवाइड, मतलब डे टू डे कितना अपने पास पैसा रखना है, कैश रखना है ना, और कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना है, कितना वो लोन दे सकती है। जो कि हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि कैश रिजर्व रेशियो कितना होना चाहिए हमारे पास, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे बैंक पता लगाती है, ये सब पता लगाने का तरीका होता है कि आप आंकड़े कलेक्ट करते हो, उसके बेसिस पे आप देखते हो कि कब कितनी डे टू डे हमें ज़रूरत पड़ रही है या कितना हमें लगता है कि हम दे सकते हैं। तो वो सब कब होगा, जब आप फिगर जो है वो कलेक्ट करोगे, उसके बेसिस पे डिसीजन लोगे। ठीक है, ये कुछ स्कोप थे जो कि कुछ सिमिलर हैं आपके रूल्स से इंपॉर्टेंस से, तो आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि पेपर में आया है। नेक्स्ट आती है कि कुछ लिमिटेशन। ओके, सो नेक्स्ट हमारी कुछ लिमिटेशंस आती है कि क्या स्टैटिस्टिक्स, देखो हर चीज़ की खूबियाँ ही नहीं होती, खामियां भी होती हैं, तो स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ लैक करता है, ये चीज़ें हम यहाँ देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स इज अ लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी पूरी तरीके से नहीं होती है स्टैटिस्टिक्स में। अब देखो समझो इसमें क्या लिखा है कि स्टैटिस्टिकल डेटा मस्ट नॉट ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सॉरी नॉट नहीं होगा, ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अप्रॉक्सीमेशन और एस्टिमेट एंड नॉट एज प्रीशियस मेजरमेंट। प्रिसाइज मेजरमेंट की तरह आप उसको नहीं कंसीडर करोगे, हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट ही एस्टिमेट ही मानते हैं हम स्टैटिस्टिक्स, जो भी हमारा डेटा या कंक्लूजन निकल रहा होता है, क्योंकि आप एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकते हो, या तो डेटा बहुत छोटा है, लिमिटेड लोगों का है, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो। लेकिन जहाँ पे आप ऐसा डेटा कलेक्ट करो जहाँ पे वाइड पॉपुलेशन ले रहे हो, फिर वो सटीक जानकारी आपकी नहीं हम कह सकते, वो हम अप्रॉक्सीमेट भी मान के चलते हैं। जैसे मान लो आपको जैसे कि स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट जो कि सैंपल पे बेस्ड होते हैं, या हाँ सैंपल पे बेस्ड होता है, कुछ लोगों के बेसिस पे ही आपने वो पूरा कंक्लूजन निकाला, तो क्या ये एक्यूरेट है? नहीं है। आपको मैंने बोला था कि आप अपने स्कूल में बताओ कि कितने लोगों को किसी मतलब कोई प्रोडक्ट उसकी ज़रूरत है, आपने क्या किया, सैम्पलिंग वाला मेथड यूज़ किया, आपने अपने कुछ क्लास के बच्चों को ले लिया, 10 बच्चों को, और उसके बेसिस पे मुझे बता दिया वो इतने हैं। बट क्या वो एक्यूरेट आपने बताया? नहीं बताया। आप हर एक बच्चे के पास गए? नहीं गए। तो एक्यूरेट नहीं बताता स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इस केसेस में। या सेंसस डेटा है, पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है, ठीक है, वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो पूरी तरीके से, अप्रॉक्सीमेटली ट्रू होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस 2001, एग्जाम्पल है, कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, देखो इतनी है, बहुत बड़ी फिगर है, इतनी है, लेकिन क्या रियल पॉपुलेशन जो है वो इतनी एग्जैक्ट इतनी होगी? मतलब 247 है तो क्या 247 लास्ट वाला 247 होगा? नहीं, हो सकता है 248 हो या 240 या 300 हो, है ना, तो डिफर कर सकता है 100-200 से। तो हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट एक्यूरेसी हमें स्टैटिस्टिक्स देता है, तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल अपना पॉपुलेशन वाला लिखाना। देन है कि स्टैटिस्टिक्स इज लाइबल टू बी मिस यूज, आप स्टैटिस्टिक्स को मिस यूज भी कर सकते हैं। कैसे? स्टैटिस्टिकल डील विद फिगर्स एंड कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड, डिस्टॉर्टेड बाय द इनएक्सपर्ट और इन अनस्किल्ड पर्सन, इट इज़ वेरी मच लाइकली टू बी मिस यूज इन मोस्ट ऑफ द केस। मतलब जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो मिस यूज़ भी कर सकते हैं, जो कोई एक्सपर्ट इनएक्सपर्ट लोग होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है या अनस्किल्ड पर्सन है, अब वो डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। आप लोगों को कितने लोगों को पता होगा, या हम लोगों ने भी किया अपने टाइम पे, कि हमें जब कॉलेज में सर्वेस मिलते हैं तो बहुत कम बच्चे होते होंगे जो 100 लोगों के पास जाते हैं, कुछ लोग का डेटा हम लोग खुद बना देते थे, है ना। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो डेटा है वो हमने इनएक्यूरेट और मैनिपुलेट अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके निकाला, हम जो चाहते थे हमने वो डाला है उनके बिहाफ पे भी, तो वो तो गलत है ना। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसका मिस यूज़ कर सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वो तो चलो स्कूल लेवल पे छोटी चीज़ है, लेकिन अगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के डेटा आप इस तरह मिस यूज़ करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड डेटा शुड बी हैंडल बाय एक्सपर्ट, इसीलिए बात होती है कि आप डेटा को
एक्सपर्ट को दीजिए जो उसको हैंडल करे, जो उसे कलेक्ट करे, जो उसका एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन निकाले, क्योंकि अनस्किल्ड पर्सन होगा तो वो कुछ भी कंक्लूजन निकाल देगा या उसको कलेक्ट भी गलत तरीके से करेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मस्ट रिजल्ट में भी मिसलीडिंग, जो रिजल्ट आते हैं स्टैटिस्टिक्स के वो मिसलीडिंग हो सकते हैं, ठीक है। विदाउट एनी रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में प्रोवाइड डाउटफुल कंक्लूजन। अगर आपने कोई रेफरेंस नहीं लिया है तो स्टैटिस्टिक्स आपको डाउटफुल कंक्लूजन दे सकता है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिजन इन द प्रिजन, मतलब जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, जो कैदी हैं, उनका अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है एक जेल में, इट मे बी कंक्लूड दैट क्राइम इज इंक्रीजिंग। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्राइम जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर जेल में कैदी ज़्यादा आ रहे हैं इसका मतलब कि क्राइम बढ़ रहा है, तभी तो हम लोग ज़्यादा पकड़ के ला रहे हैं। बट ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ड्यू टू रूड बिहेवियर ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द नंबर ऑफ प्रिजनर इज इंक्रीजिंग बट क्राइम इज डिक्रीजिंग। बट ये भी पॉसिबल हो सकता है कि पुलिस में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का तक रूड बिहेवियर हो गया कि वो ज़बरदस्ती, अगर गलती नहीं भी ज़्यादा है तब भी उसको पकड़े ला रहे हैं और उनको बंद कर रहे हैं, इसलिए भी बढ़ रही है, लेकिन क्राइम जो है वो भले ही कम हो रहा है। तो कंक्लूजन जो हम निकाल रहे हैं या रिजल्ट जो होते हैं वो हो ज़्यादा मिसलीड करें, क्योंकि हम उसको अपने तरीके से सोच सकते हैं। इसलिए हमें रेफरेंस ज़रूर देना चाहिए कि इस रेफरेंस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला है, ये प्रिजनर नंबर बढ़ रहे हैं तो किस रेफरेंस पे निकाला है कि इतनी सारी जो भी लाइक चोरी हो रही है या जो भी हो रहा है वो इस रीज़न में बढ़ रहा है, उसके रेफरेंस पे हमने प्रिजनर जो है वो बढ़ रहे हैं, तो वो आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर हो जाता है। जैसे हमने जब डेफिनेशन भी बात की थी तो हमने बताया था कि जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमेरिकल फिगर होती है। इसका मतलब हम क्वालिटेटिव जो डेटा है, ठीक है, जो जैसे कि क्वालिटेटिव डेटा हो गया कि कोई भी किसी की क्वालिटी हो गई है ना, वो सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड डज नॉट स्टडी द नेचर ऑफ फिनोमिना विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म। जो भी क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसमें उसकी स्टडी नहीं करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। सच फिनोमिना कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि कोई रिच है, इंटेलिजेंस है, हेल्थ है, इन सब चीज़ों को हम अगर स्टडी करना चाहते हैं इन क्वालिटेटिव डेटा को तो हमें इसे क्वांटिटेटिव में बदलना होगा। लाइक हेल्थ भी है तो उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकली उसको एक्सप्रेस करो तो हम इसको स्टैटिस्टिक्स कंसिडर करेंगे, उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो इग्नोर हो जाता है। इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल आइटम से नहीं डील करता है। जहाँ मैंने फीचर बताया था, कहा होता है एग्रीग्रेट जो आइटम है वो होता है। लाइक अगर आप बता रहे हो आई हैव 6 पेन, इससे कोई भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल पाएंगे, हम स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आप यही बोलो आई हैव 6 पेन, माई फ्रेंड हैज़ 2 पेन और वी ऑल टुगेदर हैव 10 पेन्स, तो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनका कंपेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं कौन ज़्यादा है या किसके पास सबसे कम है, तो हम उसे डेटा कहेंगे। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट ऑफ फिगर्स होनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल टर्म एज डेथ ऑफ 6 पर्सन एंड एक्सीडेंट विल नॉट अमाउंट टू स्टैटिस्टिक्स। अगर हमने ये कह दिया कि 6 लोगों की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, तो ये स्टैटिस्टिकल नहीं है, इसको हमें क्या करना होगा, एग्रीगेट में रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। तो ये भी हमने क्लियर कर लिया है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट होते हैं वो सही होते हैं सिर्फ एवरेज पे। द स्टैटिस्टिकल लॉ आर नॉट कम्प्लीटली ट्रू एंड एक्यूरेट लाइक द लॉ ऑफ फिजिक्स। मतलब जैसे कि फिजिक्स का लॉ होता है ना, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो भी लॉ है कि ग्रेविटी के चीज़ की वजह से चीज़ें जो है नीचे अट्रैक्ट होती है, तो ये चीज़ क्या है, एग्जैक्टली ट्रू है, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का जो कंक्लूजन होते हैं वो परफेक्टली ट्रू नहीं होते। मैंने बताया भी था कि अप्रॉक्सीमेट चीज़ें हमें रिजल्ट ये लाके देता है सिर्फ एक एवरेज पे। जैसे कि देखो सच एज एवरेज एज ऑफ अ पर्सन इन इंडिया 62 ईयर, जैसे लिखा है कि एवरेज एज जो है पर्सन की इंडिया में वो 62 ईयर है। इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी पर्सन, जितने भी लोग हैं वो 62 ईयर अटेन करेंगे। कुछ 62 से पहले खत्म हो जाते हैं या कुछ उससे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, है ना। तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी के टर्म में ट्रू होता है, एग्जैक्टली ट्रू नहीं होता है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमने कुछ पढ़ लिए हैं आपकी लिमिटेशंस। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो आपका आता है स्टैटिस्टिक्स में, ये एक क्वेश्चन मैंने जो डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की, इसके इर्द गिर्द ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे वो आपसे रोल पूछे, फंक्शन पूछे, मीनिंग पूछे, कैरेक्टरिस्टिक पूछे या स्कोप पूछे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन बनता है, तो उसको देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने देखा बहुत बार बहुत पेपर में आया कि वो आया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल एवरेज। जो भी एक आइडल एवरेज या गुड एवरेज है, ठीक है ना, आइडल एवरेज या गुड एवरेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो आप देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक गुड एवरेज में या एक आइडल एवरेज में, ठीक है। तो उसको देखते हैं। बोला गया कि गुड एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। मतलब जो गुड एवरेज है वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए,
ठीक है, ओनली दोज एवरेज वेयर ऑल द डेटा आर यूज्ड गिव बेस्ट रिजल्ट, वेयर एज द एवरेज विच यूज लेस डेटा आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ग्रुप। जैसे कि हमने देखा था मीन का, मीन क्या करता था, सारी जितने भी फिगर होती थे सबका यूज करता था, ठीक है, मीडियन में जितने भी नंबर्स होते सबका यूज करता था। लेकिन जो हमारा मोड था वो सिर्फ जो हाईएस्ट बार रिपीट होता था उसको यूज करता था। तो गुड एवरेज वही होता है जो दोनों को बार बार, मतलब जितनी भी वैल्यूज या फिगर दी है सारे डेटा को यूज करते हुए ही अपना डिसीजन ले, तो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। तो इसके सेंस पे तो हम मीन को और मीडियन को बोलेंगे कि अच्छा है, ठीक है। गुड एवरेज शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोगों को पता है मीन है ना, तो देखो कि यही है, पूरा लिखना है आपको कि ये जो भी है नोट टर्म शुड अफेक्ट द एवरेज टू मच। कोई भी एक वैल्यू है उसकी बहुत ज़्यादा मतलब मान लो एक है 5, 10, 10, 20, देन हमने ले लिया 500, तो अब इसका एवरेज निकालोगे आप, अगर मीन मेथड से निकालोगे सेंटर टेंडेंसी वैल्यू, तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा डेटा उसी से, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए एवरेज जो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट ना हो। इफ वन और टू वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज आइटम अनड्यूली अफेक्ट द एवरेज, देन द एवरेज कैन नॉट बी रियली टिपिकल ऑफ द एंटायर ग्रुप, तो वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, वी आर फाइंड टू, हमें एवरेज फाइंड करना है 6, 8, 10, तो हमें एवरेज क्या आ रहा है 8 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसमें 200 ले लेते हैं तो अब एवरेज क्या आ रहा है 56 आ रहा है। इसका मतलब हमने जैसे ही वैल्यू को इंक्रीज किया, एक आइटम जो है वो हम एक्सट्रीम ले आए जो कि हमारा है 200, तो हमारा रिजल्ट इतनी जल्दी इफेक्ट हो गया कि 8 से आंसर अब 56 आने लग गया। तो क्या हुआ, एक एक्सट्रीम वैल्यू लाने से पूरा हमारा डेटा क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। तो इस तरीके का हमारा एक एवरेज नहीं अच्छा होता है। मान लो ऐसा एवरेज हमें कंसीडर करना चाहिए जो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट ना हो। मोड में देखो जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती है वो उसको कंसीडर करता है, भले वहाँ पे 200 लिखा हो, ठीक है। अगर हमें मान लो वैल्यू दी हुई है 7, ठीक है, ये पेन छोटा तो मोटा ही चलेगा लग रहा है, रुको 1 मिनट, ठीक है। मान लो हमें वैल्यू दी हुई है 7 दी हुई है, ठीक है, 8 दी हुई है, ये तो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, 9 दी हुई है, मान लो मैं ओरली बता रही हूँ, मोड में है 7, 8, 9, 10, 200, 8, 8, 8, 8, 8, 500, तो 8, 8, 8, 8 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या होगा 8, 8, 8। अब यहाँ पे एवरेज जो एक्सट्रीम वैल्यू है 500, उससे पूरा डेटा हमारा इफेक्ट नहीं हुआ है ना। तो ये चीजें हमें यहाँ पे समझनी थी कि ऐसा एवरेज अच्छा कहलाता है जो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट ना हो, ठीक है। गुड एवरेज शुड बी रिजिडली डिफाइंड, जो अच्छा एवरेज है वो हमारा अच्छी तरीके से हम उसको डिफाइन कर पाए, मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला हो जिसका हमें पता हो कि हम इसको कैसे डिफाइन करें, उसकी प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यार इस मीन की मीनिंग क्या होती है, मीन होता क्या है, मीडियन होता क्या है, मोड होता क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, क्या हम फॉर्मूले यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। एक अच्छा एवरेज यही होता है जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर पाएँ, उसको हम निकाल पाएँ, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हो, चाहे कोई भी वैल्यूज दी हो, हमें वही मैथड यूज करना हो, वैसे ही वो निकल पाए, ये सब चीजें, ठीक है। देन गुड एवरेज शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, देखो इजी हो अंडरस्टैंड करने में। अब हमने जैसे मोड पढ़ा था, और मोड का जब हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब ग्रुप मेथड में आए थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें लगा, इतना ग्रुपिंग टेबल बनाओ, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो लेकिन गुड एवरेज वही है जो इजीली कैलकुलेट हो पाए, जैसे मीन है, मोड है, तो हम लोग मीन है, मीडियन हो गया है, मोड के भी जो इंडिविजुअल सीरीज वाली चीज़ें थी ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे, ज़्यादा हमें मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो उस तरीके का होना चाहिए जो कि ज़्यादा लोग यूज़ कर पाए। अगर टफ होगा ना कैलकुलेशन तो बहुत ही कम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इसको रीड कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट है कि गुड एवरेज शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अब उस पर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अब कर पाओ, जैसे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जैसे मीन मीडियन मोड है, उसको हम लोग डिस्पर्जन में भी यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि मीन सब मीन डेविएशन निकालते हैं, है ना। मीन डेविएशन में हम मीडियन का भी यूज कर सकते हैं, कोरिलेशन में भी इसका यूज होता है। तो गुड एवरेज यही है जिसका हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर पाए। अब मोड है उसको हम ना मीडियन मीन डेविएशन में हमने देखा ना हम यूज कर पाते हैं, ना ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज करते हैं मोड को, तो वो हम इस बिहाफ पे कहेंगे कितना अच्छा एवरेज नहीं है, ठीक है। गुड एवरेज शुड बी फाउंड बाय ग्राफिक मेथड ऑल्सो, मतलब ग्राफिकली भी हम उसको फाइंड आउट कर पाए, ऐसा हमारा गुड एवरेज होना चाहिए, ठीक है। उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर पाए। दैट एवरेज इज कंसिडर्ड एज गुड एवरेज दैट कैन बी फाउंड अर्थमेटिक एज वेल एज बाय ग्राफिक मेथड।
गुड एवरेज शुड बी पॉपुलर। गुड एवरेज जो है वो पॉपुलर होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर पाए। अब जैसे मीन है तो हमें पता है सम ऑब्जर्वेशन व नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ एवरेज हम ऐसे निकालते हैं या हम मीन जो सेंट्रल वैल्यू ऐसे निकाल पाएंगे। अब कोई हाई फाई मेथड आप ले आए हो सेंटर टेंडेंसी निकालने का जो बहुत ही कम लोगों को पता है, तो फिर वो हम गुड नहीं कहेंगे क्योंकि वो ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो एक आइडियल एवरेज या गुड एवरेज की होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है, तो मैंने इसको यहाँ पे कवर करा दिया है। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट भी होगा, और इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं आप लोग के पेपर में कि मेथड क्या है डेटा को कलेक्ट करने का। प्राइमरी डेटा, देखो प्राइमरी डेटा की अगर मीनिंग आ जाए तो लिखना कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, मतलब एक ओरिजिनल डेटा। जैसे मैंने आपको बोला कि जाओ अपने इस कॉलेज के जितने बच्चे आपकी वैन से आते हैं उनका डेटा कलेक्ट करके लाओ, तो आप पहली बार कलेक्ट करके लाओगे उस पूरे डेटा को पूछ के जैसे भी लाओगे, ठीक है। लेकिन अगर वही डेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्कूल में ऑलरेडी है, कहीं पे मौजूद है, और फिर आप उसी डेटा को ले आते हो मुझे शो कर देते हो, तो वो सेकेंडरी डेटा होगा जो किसी और ने कलेक्ट किया होगा, आपने नहीं कलेक्ट किया होगा। हम उसको यूज कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेथड, ये हो गया आपका दो डेटा की प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अब आता है कि हम प्राइमरी डेटा जो ओरिजिनल डेटा होता है उसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। तो देखो सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। नाम बता रहा है कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब आप देखते हो चीजों को, एनालाइज करते हो, उसके बेसिस पे आप बता देते हो कि ये फिगर या ये डेटा हमने कलेक्ट किया, ठीक है। The observation method is the most commonly method used especially in studies related to behavioral science। जहाँ पे आप behavioral science की बात करते हो, ठीक है, लोगों का behavior स्टडी करते हो, लाइक कंज्यूमर के डिमांड को स्टडी करना है, तो आप कहीं मतलब जहाँ आपको स्टडी करना है, जहाँ आपको डेटा कलेक्ट करना है, आप वहाँ पे खुद मौजूद हो गए और देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कितने लोग आते हैं, क्या डिमांड करते हैं, उसके बेसिस पे आप लिखते जा रहे हो, डेटा कलेक्ट करते जा रहे हो, तो वो होता है ऑब्जर्वेशन डेटा, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन इज सॉर्ट बाय द वे ऑफ इन्वेस्टिगेटर ओन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पॉन्स। मतलब जिससे आप कि जिसके बारे में डेटा कलेक्ट करना, लाइक कोई शॉप है, वहाँ पे आपको कंज्यूमर का बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है कि क्या डिमांड करते हैं, ये कौन से प्रोडक्ट की इनके यहाँ ज़्यादा डिमांड होती है, तो आप वहाँ रिस्पॉन्डेंट से, मतलब जिनके बारे में डेटा कलेक्ट करना कस्टमर का, उनसे पूछोगे नहीं जाके कि आप बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं या किसकी डिमांड करते हैं, आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे वहाँ खड़े होके और डेटा कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस स्टडी रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर द इन्वेस्टिगेटर इंस्टेड ऑफ आस्किंग ब्रांड ऑफ रिस्ट वॉच यूज बाय रिस्पॉन्डेंट में हिमसेल्फ लुक एट द, लाइक आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है कि जो भी कस्टमर है वो कौन सी रिस्ट वॉच यूज करते हैं, तो आप जाके पूछो मत जिनसे कौन सा ब्रांड है, आप खुद ही देख लो कि हाँ ये लोग, कुछ लोग टाइटन की पहन के आते हैं, कुछ सोनाटा के पहन के आते हैं, फास्ट टैग की पहन के आती है, फिर आप उसके बेसिस पे डेटा निकाल लो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड बेसिकली आप ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। मेन एडवांटेज क्या है कि सब्जेक्टिव बायस नहीं होता, मतलब किसी से जाके पूछोगे तो वो हो सकता है अपनी चीजें मतलब अपनी तरीके से बताएं, आप खुद उससे नहीं पूछ रहे हो कि वो मैनिपुलेट कर पाए, आप खुद ही अपने आप से बता रहे हो, तो हर एक पर्सन का जो बायसनेस हो सकती है वो हट जाती है। ऑब्जर्वेशन आप एक्यूरेटली कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में जैसे कोई भी आप डेटा जिसके बारे में कलेक्ट करना है आप उसको देख के कलेक्ट कर लेते हो, यहाँ पे क्या होता है आप उससे पूछ लेते हो, इंस्टेड ऑफ खुद देख के एनालाइज करना आप उससे पूछ लेते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड की ये कमी थी, हो सकता है आप सही से ऑब्जर्व ना कर पाओ, या जो प्रेटेंड हो रहा है वो सामने से वही चीज़ ना हो, या ज़्यादा लोगों में ये मेथड आप नहीं कर सकते एक एक पास से जाके ऑब्जर्व करो। तो इंटरव्यू मेथड यहाँ पे कई इस सब चीज़ों में है कि इंटरव्यू मेथड ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि आप उससे खुद जाके पूछते हो, कुछ पता लगा लेते हो, तो अगर आपको जो लग रहा है वो ना हो तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आखिर में क्या है। इंटरव्यू आप मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्डेंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट करके उससे पूछ लेते हो चीज़ें। पर्सनल इंटरव्यू आप जाके खुद भी पूछ सकते हो, या फिर टेलीफोन इंटरव्यू भी कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ लो फेस टू फेस, या फिर टेलीफोन पे पूछ लो उनसे जो भी आपको बातें जाननी है, जो भी आपको पूछना है, जिसके बारे में भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। एडवांटेज क्या है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डेट टू इन ग्रेट डेप्थ, ज़्यादा डेप्थ में, गहराई में, क्योंकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछिए, आप कौन सी वॉच यूज़ करते हैं, कौन सा ब्रांड यूज़ करते हैं, तो आप और पूछ सकते हो कि ऐसा ब्रांड क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है आपको इस ब्रांड से, या मतलब कोई स्पेसिफिक चॉइस है, जो भी आप डेप्थ में पूछना चाहो पता लगा सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन एज वेल ऑब्टेन बाय, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हो, है ना।
तो ये सारी चीजें हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चनर। क्वेश्चनर की हेल्प से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे वहां पे था कि आप या तो ऑब्जर्व करके कर रहे थे या डायरेक्ट जाके पूछ रहे थे टेलीफोन के थ्रू या फेस टू फेस। अब क्वेश्चनर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चनर भेज भी देते हैं कि आप उसमें फिलअप कर दो जो भी चीजें हैं। सर्वे आप जैसे कराते हो, है ना, आप लोगों स्कूल में भी सर्वे भेजते रहते हो कि कॉलेज में भी, कि आपने जिसका भी सर्वे कर रहे हो कि कोई लोग कौन से सोप को प्रेफर करते हैं, तो वो क्वेश्चन आप बना के भेज देते हो, चाहे ईमेल के थ्रू भेजो, चाहे जैसे भी आप भेजो व्हाट्सएप के थ्रू, फिर वो लोग उसको फिल कर देते हैं और आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, द मेथड डेटा कलेक्शन इज क्वाइट पॉपुलर। बिग इंक्वायरी के लिए ज़्यादा मेथड अच्छा है, जो कि आप प्राइवेट इंडिविजुअल तक हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी यूज़ करती है। जैसे गवर्नमेंट है या पोस्ट के थ्रू भेज दिया लोगों को, आप पोस्ट के थ्रू जो कोरियर आया है, क्वेश्चनर आया, वो लोग उसको फिल करेंगे, फिर उसको कोरियर कर देंगे। तो इस तरीके से डेटा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कंसिस्ट करता है प्रिंटेड फॉर्म में, जो कि टाइप करते हैं एक सेट फॉर्म ऑर्डर के थ्रू, कि किस तरीके से हम वो फ्रेम आउट करना चाहते हैं, वो आपकी चीज़ें हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन बनाते हो। और मेल कर दिया रिस्पॉन्डेंट को, और फिर वो रीड करेगा, फिर वो जो भी आपने खाली स्पेस दी उसको भरेगा और आपको दे देगा। डिसएडवांटेज ये कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको पूरे फिल होके आए, कुछ लोग स्किप कर देते हैं चीज़ें, फिर आप एक्यूरेट डेटा नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, एक्यूरेट एनालिसिस नहीं कर पाओगे। और ये वहाँ पे अच्छा होता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड है या इंटरव्यू मेथड, वहाँ पे आपको ज़्यादा की पूछना है पर्सनल, तो सबसे नहीं पूछ पाओगे, कुछ लिमिटेड लोगों से। ठीक है, वाइड पॉपुलेशन के केस में आपका क्वेश्चनर बेटर है। शेड्यूल बोलो या स्केड्यूल्स बोलो। ठीक है, स्केड्यूल्स क्या होते हैं? दिस मेथड इज सिमिलर टू द क्वेश्चनर मेथड। जो क्वेश्चनर मेथड है उसके तरह ही होता है। चीज़ें क्या है कि इंस्टेड ऑफ आप उनसे खुद कहो कि वो फिल करके भेजें, आप खुद वहाँ पे जाके उनसे चीज़ें पूछ सकते हो और आप खुद फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वो इन्वेस्टिगेटर हायर कर सकते हो, जिनको ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, एक्सपर्ट हायर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब हो सकता है कि क्वेश्चनर आपने भेजा, कोई क्वेश्चन है उसको ना समझ में आए तो वो गलत फिल करके भेज देगा। अब वहां पे अगर आपने लोगों को लगा रखा है तो वो जाएंगे और उनको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है, और फिर उनसे आंसर निकलवाएंगे और वो खुद फिल करेंगे। तो ये ज्यादा बेटर है, राइट? सो इसको भी याद रखना है। ये सारे मेथड है आपके प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। ना यहाँ पे मैंने एक लास्ट में एक सेकेंडरी डेटा का मीनिंग भी लिख दिया है सही से कि क्या होता है। सेकेंडरी डेटा मीन्स डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, दे रिफर टू द डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एनालाइज बाय समवन एल्स, मतलब किसी और ने उसको ऑलरेडी कलेक्ट किया था, एनालाइज किया था अपने खुद के पर्पस के लिए। जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। व्हेन द रिसर्चर यूटिलाइज सेकेंडरी डेटा ही हैज टू लुक इनटू वेरियस सोर्सेज। बहुत अलग अलग सोर्सेज से वो डेटा कलेक्ट कर सकता है, यही वाला जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हो। कैसे, कहाँ कैसे? पब्लिश डेटा से और अनपब्लिश डेटा से। पब्लिश डेटा कैसे अवेलेबल होते हैं? सेंट्रल या लोकल गवर्नमेंट ने अगर डेटा को कलेक्ट किया है, उन्हें पब्लिश किया, तो वहाँ से आपने वो डेटा को उठा लिया। या फॉरेन गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, इंटरनेशनल बॉडीज ने, या जर्नल ने, या टेक्निकल ने, मैगजीन, बुक, न्यूज़पेपर, मतलब ये आउटसाइड चीज साइडर ने जिनने अपने पर्पस के लिए वो डेटा कलेक्ट किया है, उसको आप यूज कर सकते हो अपने पर्पस के लिए। बट सेकेंडरी डेटा में आपको देखना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हो सकता है उसने डेटा कलेक्ट किया हो किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए, अब आपका कोई और ऑब्जेक्टिव है, तो उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन निकालना होगा और डेटा को थोड़ा बहुत इधर उधर कर ले सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं एग्जैक्टली आपने वही डेटा उठा के एकदम उसी पे ही कंक्लूजन निकाल दिया, उसको थोड़ा बहुत अपने नीड के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो नाउ गाइस, हम यहाँ पे अनपब्लिश डेटा के सोर्स के बारे में बात करेंगे। जो सोर्स होते हैं अनपब्लिश डेटा के, वो सोर्स होते हैं जहां से वो पब्लिश नहीं किए गए हैं। ठीक है, मतलब पब्लिश डेटा, जो डेटा लोगों के लिए पब्लिश कर दिया गया, वहां से जाके उठा सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, अनपब्लिश डेटा जिन्हें कहीं पब्लिश नहीं किया गया, जैसे कि डेटा किसी डायरी में फॉर्म हो, मिल गया हो, लेटर्स में मिला हो। ठीक है, जो लेटर आपने पब्लिश ना किए होंगे, लोग उसको यूज करें, है ना, या जिनके बीच में, उनके के बीच में वो लेटर था। अनपब्लिश बायोग्राफीज हो गई, ऑटोबायोग्राफीज हो गई, उससे आपने कोई डेटा यूज कर लिया। ठीक है, मे ऑल्सो भी अवेलेबल विद रिसर्चर वर्कर, कोई रिसर्च कर रहा है, उसके पास वो डेटा अवेलेबल, आपने उसको यूज कर लिया। तो इस तरीके से सेकेंडरी डेटा होता है, मतलब डेटा आप खुद नहीं कलेक्ट कर रहे होते हो, ना इंटरव्यू के माध्यम से, ना ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ना ही सर्वे के थ्रू, बल्कि डेटा किसी और ने नहीं सबके थ्रू कलेक्ट कर रखा होता है, बस आप उसको उठा लेते हो और अपने लिए यूज कर लेते हो। ये होता है आपका सेकेंडरी डेटा। ओके, सो गाइज, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में जो आ सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये पहली बार इस मेथड से मैंने पढ़ाया है, आपको कैसा लगा बताइएगा। और वीडियो को आपको लाइक करना है, जो कि मुझे ना बोलना पड़े, और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी। थ्योरी मैं कवर करा रही हूँ पहले, ताकि थ्योरी से क्वेश्चन मैंने देखे आते हैं तो वो कवर हो जाए। एंड नेक्स्ट हम लोग को न्यूमेरिकल्स को भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में कौन कौन से टाइप के देखने वो मैं शेयर कर दूंगी, आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे। राइट, सो थैंक यू।